हेलो फ्रेंड्स। टुडे जो आर्टिकल हम एनालाइज करने वाले हैं वो हिंदू में पब्लिश हुआ है 22 जून को। और आर्टिकल का टाइटल है फाइटिंग ए डबल पैंडेमिक। इट इज़ रिटन बाय पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। सी इज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है एक, उसकी ये सेक्रेटरी जनरल है। ये बेसिकली ये आर्टिकल लिखा गया है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो पैंडेमिक कोविड 19 की वजह से है पूरे वर्ल्ड ओवर ग्लोबली, पर्टिकुलरली जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, उससे जेंडर वायलेंस या जेंडर बेस्ड वायलेंस या पर्टिकुलरली डोमेस्टिक वायलेंस और किस तरीके से वुमेन और चिल्ड्रन अफेक्टेड हो रहे हैं कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से। तो ये बेसिकली कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव में लिखा गया है, जो कि 54 मेंबर कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए जो आप पढ़ सकते हो। और इस पेपर की मैंने मॉडलिंग की हुई है, मैपिंग की हुई है, जो कि अगेन 3 पॉइंट से कंसिस्ट करता है, ABC। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अपवर्ड ट्रेंड है डोमेस्टिक और जेंडर वायलेंस में ड्यू टू कोविड 19 सिचुएशन की वजह से। तो जो अगर हम इसको देखें कि ये जो वायलेंस हो रहा है, पर्टिकुलरली इसका कोविड 19 से किस तरीके से जो जेंडर और जेंडर बेस्ड या डोमेस्टिक वायलेंस है, और इसमें किस तरीके से कोविड 19 का अफेक्ट कर रहा है, तो हम देखते हैं कि ड्यू टू कोविड 19 ये वायलेंस ड्रामेटिकली इंक्रीज कर गया है सभी कंट्रीज में। और वुमेन और चिल्ड्रन इसके में हाई रिस्क की वजह से। तो ये जो वायलेंस बढ़ जा रहा है पेंडेमिक की वजह से या और भी कई क्राइसिस होती हैं, तो इसमें कुछ प्रीवियस स्टडी भी की गई है, जैसे कि वेस्ट अफ्रीका में 60% ऑफ टोटल डेथ इन 2014 एबोला वायरस आउटब्रेक जब हुआ था तो वुमेन था। इसी तरीके से न्यूजीलैंड में जब अर्थक्वेक हुआ था, तो उसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से जो वहाँ पर इकोनॉमिक या सोशल जो डिस्टरबेंस हुआ था, उसकी वजह से 53% राइज हमको न्यूजीलैंड जैसे कंट्री में भी हमको 53% राइज डोमेस्टिक वायलेंस में देखने को मिला था। और एक जो इंटरनेट में जो एक सर्च होता है, वो भी एक तरीके से पैरामीटर है कि लोग किस तरीके की चीज़ों के बारे में कंसर्न है। तो हम ये भी देखते हैं कि 25 to 300% ड्रामेटिक इंक्रीज इन इंटरनेट सर्चेस फॉर सपोर्ट फॉर दोज अफेक्टेड बाय डोमेस्टिक वायलेंस। और इमरजेंसी कॉल रिलेटेड टू हेल्पलाइन भी काफ़ी इंक्रीज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट कर रही हैं कि कोविड 19 की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस या जेंडर बेस्ड वायलेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस में मोस्ट विक्टिम्स जो रहती हैं मोस्टली चिल्ड्रन और वुमेन रहती हैं। और इसका इफेक्ट क्यों ज़्यादा है महिलाओं में, इसका कारण ये है कि लेडीज़ों में बेसिकली उनकी अर्ली या फोर्स मैरिज हो जाती है। लेडीज़ महिलाओं को इन जनरल उनको जो हेल्थ के लिए जो एक्सेस होता है वो लिमिटेड होता है। महिलाएं मोस्टली अनपेड वर्क करती हैं। और जो भी महिलाएं जिस सेक्टर में है, पर्टिकुलरली डोमिनेटली जिस सेक्टर में है, वो हैं सोशल और हेल्थ सेक्टर में, जिसमें महिलाएं वुमेन्स आर मोस्टली एम्प्लॉयड। और चूंकि वो इन्फेक्शन में वो सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित है, हेल्थ सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित है, बिकॉज दे आर इन द फ्रंट लाइन ऑफ इन द पाथ ऑफ इन्फेक्शन। सो ये भी एक चीज़ है जो कि महिलाओं को या वुमेन्स को प्रोन करता है इन्फेक्शन ज़्यादा होने के लिए, और उनकी जो इनहेरेंट जो डिसएडवांटेज है वो भी उनको इन सारी चीज़ों के लिए कंडीशन में और उनको प्रभावित करता है। और कोविड 19 सिचुएशन की वजह से बहुत सारे स्कूल्स क्लोज हो गए हैं, जिसकी वजह से गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन अफेक्ट हो रही है। और देर इज ए हाई चांस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आल्सो, क्योंकि एक जो स्कूल जो एक सोशल सिक्योरिटी या एक जो उनको एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड कराता है, ट्रस्ट प्रोवाइड कराता है, एक जो कम्युनिटी की फीलिंग प्रोवाइड कराता है, वो चीज़ भी इस कोविड 19 की वजह से
बंद हो गई है। और हम देखते हैं कि शेल्टर होम जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बने हुए हैं, जहाँ पर इनसे पीड़ित महिलाएं या बच्चे आकर रहते हैं, उसको भी गवर्नमेंट ने रिडायरेक्ट कर दिया है उसको क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाने के लिए या हेल्थ फैसिलिटी बनाने के लिए। तो शेल्टर होम भी अभी कोविड-19 सिचुएशन की वजह से शेल्टर होम की जगह उसका दूसरे पर्पज के लिए यूज हो रहा है। और जो जस्टिस के लिए जो उनके लिए एवेन्यूज हैं वो भी क्लोज हो गए, क्योंकि कोर्ट क्लोज हो गया है। और खासकर विजिट भी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, पुलिसमैन के पास में वो नहीं जा सकते या पुलिसमैन उनके पास में नहीं आ सकते। तो ये जो डिनायल ऑफ विजिट या डिनायल ऑफ क्लोजर ऑफ कोर्ट की वजह से भी ओवरऑल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अफेक्ट हुआ है। तो ये सारे इफेक्ट जो है हम कोविड-19 सिचुएशन की वजह से हम देखते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस को कैसे ये बढ़ा रहा है। अब इन सारी चीज़ों के लिए कॉमनवेल्थ एज ए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, इसको इन सारी चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए एफर्ट बाय कॉमनवेल्थ। तो हम देखते हैं कि कॉमनवेल्थ एज ए ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विथ अदर कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज, टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी रिस्पॉन्स। इन सारी चीज़ों के लिए किस तरीके से पॉलिसी का रिस्पॉन्स हो जिससे कि विक्टिम को सेफ गार्ड किया जा सके और एक प्रॉपर इंटरवेंशन, प्रॉपर कदम उठाया जा सके और राइट पॉलिसी बनाई जा सके। उसके सपोर्ट में, उसके कोलैबोरेशन में कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्रीज के साथ में काम कर रहा है। कॉमनवेल्थ इंश्योर कर रहा है, मतलब थ्रू मेंबर कंट्रीज, कि जो विक्टिम ऑफ अब्यूज हैं उनको हेल्थ केयर का एक्सेस मिले, क्योंकि जो विक्टिम ऑफ वायलेंस हैं और हेल्थ केयर का जो एक्सेस है इसके बीच में काफ़ी रिलेशनशिप है। तो कॉमनवेल्थ थ्रू मेंबर कंट्रीज ये इंश्योर करने के लिए प्रयासरत है कि विक्टिम ऑफ अब्यूज को हेल्थ एक्सेस मिले। सिमिलरली कॉमनवेल्थ उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करने के लिए, महिलाओं की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करने के लिए फंडिंग और सपोर्ट दे रहा है माइक्रो और स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस को, जिसमें कि मोस्टली वुमेन्स आर एम्प्लॉयड और वुमेन्स ओन्ड, और इनफॉर्मल सेक्टर को। और भी जो इनसे वुमेन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको जेंडर रिलेटेड जो वायलेंस को काउंटर करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट मेंबर कंट्रीज के द्वारा बनाए जाते हैं उसको भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है थ्रू कॉमनवेल्थ। और दूसरा एक बड़ा काम कॉमनवेल्थ के द्वारा किया जा रहा है एडवोकेसी का और प्रोवाइडिंग सपोर्ट का। तो खासकर वुमेन या जेंडर बेस्ड इश्यूज को लेके कॉमनवेल्थ के द्वारा एडवोकेसी की जा रही है। और ये एडवोकेसी पर्टिकुलरली यूएन डिक्लेरेशन ऑन वुमेन एंड कोविड के लिए काफ़ी प्रोमिनेंटली की जा रही है कि यूएन एक डिक्लेरेशन करे जिसमें वुमेन और कोविड से संबंधित इश्यूज को लेके उठाया जाए। और इस संबंध में कई सारी स्टडी भी की गई है कि किस तरीके से जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है उसका इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है। तो एक स्टडी में पाया गया है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस लीड टू एस्टिमेटेड लॉस ऑफ 4.62% ऑफ जीडीपी। तो ये एक इकोनॉमिक फैक्टर भी है जो कि सारी चीज़ों को बताता है कि अगर आपके सोसाइटी में जेंडर बेस्ड वायलेंस है तो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट आपको एज ए कंट्री क्या देनी पड़ेगी। और कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लीगल एड, पर्टिकुलरली वर्चुअल हियरिंग के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है अपने मेंबर कंट्रीज को। तो ये एक पेपर है जो कि एनालाइज करता है कि डोमेस्टिक वायलेंस और जेंडर बेस्ड वायलेंस किस तरीके से कोविड-19 की वजह से बढ़ गया है और उसको काउंटर करने के लिए कॉमनवेल्थ एज ए ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से मेजर ले रहा है। और इट इज इन सपोर्ट ऑफ व्हाट गवर्नमेंट अदर मेंबर कंट्रीज आर डूइंग एंड it is in the right direction. It is very helpful for country and for society. So this conclude my first analysis of the Hindu article. Now I will go to the second. Second article which I am analyzing is India's continuing two front conundrum.
ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जो कि जयंत प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। जयंत प्रसाद एक फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और इन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में सर्व किया है एज ए डायरेक्टर जनरल। बेसिकली ये आर्टिकल एनालाइज करता है जो 1962 में जो वॉर हुआ उसके बैकग्राउंड में, वार के बिफोर 1962 वार होने के पहले किस तरीके से बैकग्राउंड सिचुएशन थी इंडिया की, और जब वार हुआ तो उसके बाद किस तरीके से हमने लेसन लर्न किए और किस तरीके से फ्यूचर में हमको आगे प्रिपेयर होना है। तो जो हमने लेसन लर्न किए 1962 वार का से, वो यहाँ पर कवर किया गया है। और 1962 के वार के पहले जो सिचुएशन थी जिसकी वजह से 1962 वार हुआ और उसमें एक तरीके से डिबेकल हुआ, वो क्यों हुआ वार, 1962 का वार का जो आउटकम था वो इस क्यों हुआ, उसके रीजन को भी यहाँ पर एनालाइज किया गया है और उससे इंडिया को किस तरीके का लेसन मिला, ये लास्ट में आया है। तो हम देखते हैं कि 1962 जो वार हुआ इंडिया चाइना का, उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर नेहरू के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन लिए गए, ठीक है, वो यहाँ पर लिस्टेड है। तो जब 1962 वार के डिबैकल के बाद प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने जो कहा कि बेसिकली चाइना का इंटेंशन क्या था इस वार के पीछे, तो उसमें उस संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर नेहरू कहते हैं एज पर आर्टिकल कि चाइनीज वांटेड एशियन वर्ल्ड टू रियलाइज एंड रिमेंबर दैट दे आर द टॉप डॉग इन एशिया। तो व्हाट इट इज एज अ कंक्लूजन, इट वाज थॉट ऑफ कि चाइना भारत को एक मैसेज देना चाहता था, और भारत को ही नहीं पूरे एक एशियन वर्ल्ड को, कि एशिया महाद्वीप में दे आर द मोस्ट पावरफुल कंट्री। और चूंकि अगर आप एशिया में देखें तो चाइना के को बीट करना या कंपटीशन देने के लिए इंडिया वाज इन ए पोजीशन। तो इंडिया को अगर वो चाइना मिलिटरली अगर अटैक करके एक तरीके से पूरे एशियन महाद्वीप को एक मैसेज देना चाह रहा था कि लुक वी आर द टॉप डॉग इन एशिया। और इस यहाँ पर इंडिया को अटैक करने के पीछे चाइना का जो एक स्ट्रेटेजी था कि वो एशिया में अपनी टॉप पोजीशन या लीडरशिप को स्ट्रेंथन करना चाह रहा था, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ एशिया बनना चाह रहा था, और उसका एक ग्लोबल लीडरशिप की पाने की जो एस्पिरेशन है उसके लिए वो पहला स्टेप था कि फर्स्ट लेट अस एस्टेब्लिश चाइना इन ए लीडरशिप पोजीशन इन एशिया, देन गो फॉर द ग्लोबल लीडरशिप। तो ये उस डायरेक्शन में इंडिया को जो अटैक किया चाइना ने, वो उसी डायरेक्शन में था। और चाइना चाहता था कि जो इंडिया अपनी पॉलिसी लिया हुआ है उस समय, अगर उस 1950s 60s में जो इंडिया की पॉलिसी थी, अगर आप उसको ध्यान दो, उसको पढ़ो, उसके बैकग्राउंड में जाओ, तो चाइना ये चाहता था कि इंडिया जो अपनी पॉलिसी है वो चाइना के जो ग्लोबल एस्पिरेशन या ग्लोबल पॉलिटिक्स के अलाइन में हो, या उसको किसी तरीके से काउंटर करने के नजरिए से ना हो, और उसको जो चाइना की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से इंडिया अपनी पॉलिसी को रीओरिएंट करे, जिससे कि चाइना को इंडिया की तरफ से कोई काउंटर ना मिले। अब ये चाइनीज जो एक मोटिवेशन था जो कि 1962 वार के बाद इंडिया ने डिस्कवर किया। अच्छा, आप इसमें समय का एक फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। ये सारे कंक्लूजन हम ड्रा कर रहे हैं आफ्टर डिबैकल ऑफ 1962 वार, लेकिन वार के पहले तक हम चाइनीज के बारे में ऐसा नहीं सोचते थे, ऐसा आर्टिकल कहता है।
तो हमारा जो चाइनीज के प्रति जो हमारी सोच में जो परिवर्तन आया, ये आफ्टर इंसिडेंट ऑफ दिस 1962 वार। तो 1962 वार होने के पहले क्या सिचुएशन थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू खुद अब एक्सेप्ट करते हैं कि 1962 के वार के पहले इंडिया वाज नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट चाइना, क्योंकि इंडिया का जो ऑब्सेशन था वो केवल पाकिस्तान के प्रति था और वो केवल पाकिस्तान से ही अपने को खतरा समझता था और चाइना की तरफ से वो अपने को खतरा नहीं समझता था। तो आप देख रहे हैं कि एक जो फॉल्स परसेप्शन था चाइना को लेके और एक जो ऑब्सेशन था पाकिस्तान को लेके, विच हैज रिजल्टेड इन 1962 वार एंड द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया ऑफ इन इट। तो यहां पर हमको ये समझना है, ये पेपर उस चीज को एनालाइज कर रहा है कि जब आपका फोकस मिसडायरेक्टेड होता है, आप ऐसी चीज पे फोकस कर रहे हो जो कि रियल थ्रेट नहीं है, रियल थ्रेट दूसरी तरफ से है, लेकिन आपका फोकस उस तरफ नहीं है जहां पर से एक्चुअल में आपको थ्रेट आ रहा है। और ये इसमें किस तरीके की सिचुएशन 1962 वार के पहले भारत की थी, जिसने कि भारत को एक तरीके से कंप्लासेंट या मिसजज करने के लिए, चाइना के इंटेंशन को मिसजज करने के लिए और चाइना के प्रति एक कंप्लासेंसी की फीलिंग रखने के लिए रखा, और उसकी वजह से मिस जजमेंट की वजह से 1962 वार हुआ और जिसमें कि भारत अनप्रिपेयर्ड था। तो ये यहां पर सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि जो रीजन फॉर 1962 डिबेकल, जो 1962 में जो चाइना के साथ में जो भारत की वार हुई थी, उसमें किस तरीके से जो परफॉर्मेंस में डिबेकल हुआ, वो उसके पीछे रीजन ऑथर कहता है कि एक तरीके की कॉम्प्लेसेंसी थी और एक मिसजजमेंट था चाइना के इंटेंशन को लेके। क्योंकि अगर हम 1962 वार के पहले जो भारत का चाइना के प्रति रवैया था, पर्टिकुलरली वहां पर उस समय की जो लीडरशिप थी प्राइम मिनिस्टर नेहरू और रक्षा मंत्री मेनन के द्वारा, वो चाइना की तरफ से कोई थ्रेट कंसीडर ही नहीं करते थे। वो ये बिलीव करते थे कि कोई थ्रेट चाइना की तरफ से भारत को नहीं है, जबकि थ्रेट भारत को मोस्टली पाकिस्तान की तरफ से है। और पूरा जो फोकस था पॉलिटिकल या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फोकस था पाकिस्तान के थ्रेट को काउंटर करने का। उसी के हिसाब से पॉलिसी, उसी के हिसाब से डिप्लोमेसी, उसी के हिसाब से मिलिट्री स्ट्रेंथ डेवलप की जा रही थी कि हमें हमारा जो फेवरेट एनिमी है वो पाकिस्तान है, और चाइना के तरफ से हमने एक तरीके से कंप्लेसेंसी थी, हमने चाइना के थ्रेट को सीरियस कंसीडर ही नहीं किया था। और एक कंप्लेसेंसी थी, मतलब एक ये था कि चाइना विल नॉट अटैक अस। और ये कंप्लेसेंसी क्यों थी? क्योंकि एक स्वीट टॉक चाइनीज पीपल, दे आर वेरी ट्रेचरस पीपल, और वो अपने इंटेंशन को बहुत अच्छे तरीके से हाइड करना उन्हें आता है। उनकी फिलॉसफी, अगर आप उनकी फिलॉसफी को अगर आप ध्यान से देखो तो वो बेसिकली अपने इंटेंशन को हाइड करने के लिए, अपने रियल इंटेंशन को हाइड करने के लिए एक्सपर्ट है, और केवल वो बोलने से दूसरों को प्रभावित करते हैं, बट उनकी इंटेंशन दूसरी रहती है। तो इंडियन लीडरशिप गॉट मिसलेड बाय देयर स्वीट टॉक, और उनके जो पर्सनल इक्वेशन थे उससे भी वो मिसलेड हो गए। जैसे चाइनीज प्रीमियर जो थे या फिर चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके जो इंडियन लीडरशिप के साथ में जो गुड रिलेशनशिप थी या स्वीट टॉक थी, जिसमें कि वो कभी भारत को अटैक करने की बात नहीं कहते थे, उसको उन्होंने, भारतीय लीडरशिप ने प्लेनली एक्सेप्ट कर लिया उनकी फेस वैल्यू पे। ये एक जो चीज है, ये एक आर्टिकल उस चीज को क्वेश्चन करता है कि किसी भी जो भारत का जो चाइना को प्रति जो रवैया था या जो असेसमेंट था, वो इंस्टीट्यूशनल वे में ना होके एक लीडरशिप की विमेन फैंसी पे आधारित था, पर्टिकुलरली उस समय।
क्योंकि लीडरशिप के असेसमेंट के हिसाब से इंडिया की पॉलिसी बनी थी, जिसमें कि दूसरे जो खासकर इंटेलिजेंस या आर्मी या डिप्लोमेटिक जो अदर एवेन्यूज से जो इनपुट आता था, वो इनपुट को दरकिनार किया गया, ऐसा आर्टिकल कहता है। और लीडरशिप उस समय जो करंट लीडरशिप थी, खासकर प्राइम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री के, उनके परसेप्शन के आधार पे चाइनीज से भारत के रिलेशनशिप मैनेज किए जा रहे थे। तो उसमें कई वजह से एनोमली आई, और वो एनोमली आनी ही थी, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक, एक सेकुलर और रिसेंटली कॉलोनियलिज्म से क्या कहते हैं निकला हुआ कंट्री था। और भारत की एक डिफरेंट वैल्यू सिस्टम है जो कि पूरे वर्ल्ड में वो भारत प्रोपेगेट करना चाहता था। और चाइना का एक डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो एक क्या था कि ये जो इनके बीच में एक जो क्लैश था भारत और चाइना के बीच में, वो एक डिफरेंट वैल्यू सिस्टम को भी लेके था। और अगर आप 1560s में अगर आप देखो तो किस तरीके से भारत की एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में एक लीडरशिप थी, एक सॉफ्ट पावर था, उसके पीछे बहुत हद तक प्राइम मिनिस्टर नेहरू का एक करिश्मा और उनकी एक लीडरशिप थी। वो भी चाइना मनी मन उसको रिसेंट करता था, क्योंकि वो चाहता था कि चाइना के पास में वो लीडरशिप हो, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का वो प्रभाव और वो व्यक्तित्व होने की वजह से चाइनीज उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर भारत को चाइना के रियल इंटेंशन को समझने के पीछे कई सारे मिस्टेक थे, क्योंकि हमारा एक ऑब्सेशन था कि हमको केवल थ्रेट पाकिस्तान की तरफ से है और चाइना की तरफ से नहीं है। और ये असेसमेंट मोस्टली लीडरशिप के द्वारा था, जिसको कि आर्मी लीडरशिप ने काउंटर करने का प्रयास किया गया, या और भी इंटेलिजेंस के द्वारा भी करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस बात को सीरियसली लिया नहीं गया। तो एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ना हो के एक व्यक्तिगत आधार पे पॉलिसीज बनाई गई, जिसकी वजह से हम चाइना के ट्रू इंटेंशन को जज करने में हम सफल नहीं रहे। और हमने ये नहीं सोचा कि चाइना के जो एस्पिरेशन है और चाइना किस तरीके से एक डिफरेंट पॉलिटिकल वैल्यूज या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मानता है, और किस तरीके से वहां पर लीडरशिप को लेके वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है, ये हम भांपने में असफल रहे। और हमने चाइनीज को फेस वैल्यू में एक्सेप्ट कर लिया, उनके स्वीट टॉक को या उनके जो गुड इक्वेशन थे हमारे लीडरशिप के, उसके आधार पे हमने चाइनीज के ऊपर बिलीव कर लिया। तो इससे हम देखते हैं कि ये जो 1962 के पहले जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन में जो उसकी वजह से जो कॉम्प्लेसेंसी और मिस जजमेंट हुआ, उसकी वजह से हमको 1962 की वार देखनी पड़ी। तो यहां पर यह आर्टिकल आगाह करता है कि हमें चाइनीज थ्रेट को बहुत सीरियस लेना है। अब चाइनीज को भी अगर हम सीरियस थ्रेट लेते हैं तो भारत के पास सिचुएशन हो जाती है टू फ्रंट की। एक फ्रंट में उसको चाइना को हैंडल करना और दूसरे फ्रंट में उसको पाकिस्तान को हैंडल करना है। तो वहां आर्टिकल ये सजेस्ट करता है कि हमको टू फ्रंट के लिए, हमको पर्टिकुलरली चाइना के लिए, हमको लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना है। शॉर्ट टर्म में टू फ्रंट में हमको टू फ्रंट के लिए अवेयर होना है, लेकिन बेसिकली ये कैपेसिटी टू फ्रंट के लिए हमको लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट में सोचना है, क्योंकि ये इंडिया और चाइना के बीच में राइवलरी आगे बढ़ेगी ही, और पाकिस्तान भी सुधरेगा नहीं। तो हमको एटलीस्ट दो फ्रंट के लिए हमको तैयार रखना है। जैसा कि टू फ्रंट को किस तरीके से अगर हम देखें तो मैनेज किया गया था 1972 के वार में, जब इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन के साथ में एक फ्रेंडशिप की ट्रीटी की थी, और उस समय भारत की पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी। तो भारत एक फ्रंट में एंगेज था, लेकिन दूसरे फ्रंट जो कि चाइना उस समय ओपन कर सकता था, उसको डिटर करने के लिए भारत ने एक थर्ड पार्टी की, जो कि इंडो सोवियत ट्रीटी के आधार पे उसको डिटर किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रीटी, अलायंसेस या और भी डिप्लोमेसी के थ्रू भारत टू फ्रंट सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, और पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू चाइना भारत को लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखनी है। और सारे उसमें हेज ऑल बेट्स एंड कवर ऑल कंटिंजेंसी, और सारी कंटिंजेंसी के हिसाब से अपने को प्रिपेयर करना है। तो ये आर्टिकल हमको
एक अच्छा आर्टिकल है। ये हमको बताता है कि जो भी पर्टिकुलरली चाइना को लेके जो हमारा डिप्लोमेटिक एंड रिस्पांस या मिलिट्री रिस्पांस है, वो इंस्टीट्यूशनल वे में होना है। वो किसी लीडर की पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर में या उसके पर्सनल असेसमेंट के आधार पे नहीं होना है, जबकि उसमें दूसरे फैक्टर और खासकर चाइना की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और चाइना के पॉलिटिकल वैल्यू और स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होना है, जिससे कि हम कॉम्प्लेसेंसी या मिसजज ना कर पाए। और आर्टिकल ये आगाह करता है कि किस तरीके से ऑब्सेसिव फोकस केवल पाकिस्तान में रखने से हम चाइना फ्रंट को ध्यान से देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तो ये लेसन हमको लर्न करना है और उसके हिसाब से भारत को टू फ्रंट स्ट्रेटेजी के लिए अपने को तैयार करना है। तो ये सेकंड आर्टिकल का एनालिसिस है। थर्ड आर्टिकल जो मैंने एनालाइज किया है, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। आर्टिकल का टाइटल है चाइना पॉलिसी लैक्स परस्पिकैसिटी। अब ये लिखा गया है बाई मोहम्मद अयूब, जो कि यूनिवर्सिटी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर है इमरिटस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ अगेन हमको भारत और चाइना के जो रिलेशनशिप है उसका एक बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। और ये आर्टिकल कहता है कि हमें चाइना की जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसको काउंटर करना चाहिए। तो क्या है चाइना के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया? सेम जैसा कि हम देखते हैं प्रीवियस आर्टिकल में कि चाइना एक ग्लोबल लीडरशिप का एस्पिरेशन है उसको, और एशिया में वो चुनौती जो भारत की तरफ से आ रही है उसको वो काउंटर करना चाहता है। और इसलिए वो चाहता है कि इंडिया शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट इन द सेम लीग एज चाइना एंड ड्राइविंग होम द लेसन बाय periodically localized assault across LAC। तो यहाँ पर ये पॉइंट कहता है कि चाइना ये का मानना है कि इंडिया को ये समझना चाहिए कि चाइना और इंडिया दोनों सेम लीग में नहीं है। चाइना इज मच स्ट्रॉन्गर देन इंडिया, और ये जो अपनी स्ट्रेंथ चाइना जो पीरियड शो करता है बाय पीरियोडिक लोकलाइज्ड असॉल्ट अक्रॉस LAC। जो LAC में पीरियोडिकली वो लोकल असॉल्ट कर करके ये एक मैसेज इंडिया को देना चाहता है कि चाइना इज मच बिगर, मच स्ट्रॉन्गर एंड चाइना इज इन डिफरेंट लीग। और इस तरीके से वो हर बार एक न्यू टेरिटरी या थोड़ी टेरिटरी एक्वायर करके न्यू फैक्ट क्रिएट करना चाहता है, जो कि उस न्यू फैक्ट क्रिएट करके अगेन वो फिर उस फैक्ट को चेंज करके न्यू, इस तरीके से वो मतलब अनकंट्रोल्ड वे में टेरिटरी एक्वायर करना चाहता है। दूसरा, ये चाइना भारत को एक मैसेज देना चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में या और भी जो रीजन है उसमें जो चाइना का जो डोमिनेशन है और उसको लेके काउंटर करने के लिए यूएस या उसके एलाइज जैसे जापान या ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से ग्रुपिंग कर रहे हैं, कार्ड हो गया और भी कई ग्रुपिंग है, तो उसमें भारत को ना ज्वाइन करने के लिए एक तरीके से चाइना भारत को वार्निंग दे रहा है कि इंडिया शुड नॉट बी अ पार्टी ऑफ यूएस एंड इट्स एलाई टू कंटेन चाइना। तीसरा, जो चाइना का गोल है कि भारत को लिमिट कर दो, भारत की एनर्जी टाइम लिमिट कर दो, तो बाय मेकिंग इंडिया प्री ऑक्यूपाइड विथ इट्स नाइबर। अभी जैसे पाकिस्तान के साथ में जो हमारा ऑब्सेशन था 1962 में, वो हमने देखा कि किस तरीके से हमको 1962 वॉर के लिए फाइट करने के लिए हमको इल प्रिपेयर्ड किया। तो उसी तरीके से चाइना चाहता है कि पाकिस्तान, अभी नेपाल भी उसी कैटेगरी में लगता है आ रहा है, तो इस तरीके से जो अपनी नाइबरिंग कंट्री है उसमें भारत फंसा रहे, अपना टाइम एनर्जी उसमें लगाता रहे, जिससे कि भारत की एक ग्लोबल या एशिया रीजन में एक जो
अल्टरनेट पावर पोल बनने का पावर का वो डिफीट हो सके। और इसी डायरेक्शन में वो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट देता है, जिससे कि भारत का जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो हम ये देखते हैं कि ये पाकिस्तान चाइना की ये स्ट्रेटेजी है भारत के लिए, जो कि कई सालों से चली आ रही है। उसके लिए ये आर्टिकल भारत को सजेशन देता है कि आप इसको किस तरीके से काउंटर कर सके। तो पहला ये सजेशन है कि आइडियलिज्म, भारत की अगर आप डिप्लोमेसी या भारत का जो इंटरनेशनल जो एक रवैया आप देखो कि, तो भारत एक मॉरल आइडियलिस्टिक सोसाइटी के तौर पे भारत शुरुआत से जाना जाता रहा है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चालू हुआ, फिर ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये जो आइडियलिज्म की जो चीजें हैं, ये चीजें हमको हटानी है और हमको इंटरनेशनल जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पे हमको अपने को बेस करना है, ना कि एक फोनी आइडियलिज्म के आधार पे। और आर्टिकल ये भी कहता है कि हमको पाकिस्तान के प्रति ऑब्सेसिव नहीं होना है, क्योंकि पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर इन कंपैरिजन विथ इंडिया। आर्टिकल कहता है कि पाकिस्तान इज जस्ट लाइक ए इरिटेंट। तो हमारा मेन जो चैलेंज है चाइना है, ना कि पाकिस्तान है। अगर हम पाकिस्तान को प्रायोरिटी देते हैं तो हम एक तरीके से गलती करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपने थ्रेट को सही तरीके से असेस नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मेन थ्रेट है चाइना, ना कि पाकिस्तान। आर्टिकल ये भी सजेस्ट करता है कि हमें रेकलेस रेटोरिक नहीं करना है विथ रिस्पेक्ट टू पीओके एंड एक्साई चीन। जब तक भारत की स्थिति ये नहीं है कि वो पीओके या एक्साई चीन पे कोई मिलिट्री एक्शन ले सके, वो कैपेसिटी भारत डेवलप नहीं करता है, तब तक हमें अननेसेसरी रेकलेस रेटोरिक से बचना है। क्योंकि यहाँ पर पीओके और एक्साई चीन में चाइना का काफी बड़ा स्टेक है, जैसा कि कई प्रीवियस आर्टिकल में एनालाइज किया गया है कि उसने वहाँ पर सेपेक है, बीआरआई है। तो यहाँ पर चाइना विल टेक इट सीरियसली, सो वी शुड बाय आवर टाइम एंड डू नॉट मेक एनी रेकलेस रेटोरिक हियर। दूसरा आर्टिकल ये भी कहता है कि चाइनीज लीडरशिप के साथ में जो वाइनिंग और डाइनिंग होती है वो भी एक क्रिएट करती है कंफ्यूजन की, क्योंकि उससे एक आम पब्लिक में जो चाइना के प्रति जो थ्रेट परसेप्शन है, जो रियलिटी है, वो बेसिकली क्लाउड हो जाती है। वी स्टार्ट बिलीविंग कि चाइना इज आवर फ्रेंड, बट दैट इज नॉट ट्रू, एंड दैट परसेप्शन इज बिल्ड अप बिकॉज लीडर्स आर वाइनिंग डाइनिंग टुगेदर। और आर्टिकल सजेस्ट करता है कि इंडिया को एक कैलकुलेटेड पॉलिसी बनानी चाहिए, जो कि चाइनीज को मिलिटरली या डिप्लोमेटिक जो क्लाउड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, विदाउट लूजिंग आवर ऑटोनॉमी। इसका मतलब यह है कि हमको विदाउट किसी कैंप में, जैसे यूएस के कैंप में गए बिना, हमको अपनी पॉलिसी इस तरीके से कैलकुलेटेड पॉलिसी बनानी है कि हम चाइना के जो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक क्लाउड है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सके। So this is the analysis of third article of The Hindu. I think ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प किया होगा। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग।